नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं स्पाइडी बातें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको समाज की ऐसी अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियत के साथ मिलवाते हैं जो किसी न किसी रूप में इस समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। बतौर लेखिका इस दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने और इस दुनिया को संवारने में किस तरह से योगदान दे रही हैं अलका सिन्हा, ये जानेंगे हम आज के मुलाकात में। अलका सिन्हा का नाम हिंदी साहित्य जगत में कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए यानी आपके लिए उनके बारे में कुछ जानकारियां जरूर साझा करना चाहेंगे। जब कई खूबियों को एक नाम मिल जाता है तो उसका चेहरा कुछ अलका सिन्हा जैसा भी हो जाता है, जो कि एक जानी मानी लेखिका हैं, उद्घोषिका रही हैं, दूरदर्शन पर पत्रिका जैसे विशिष्ट कार्यक्रम की प्रस्तोता रही हैं। कई वर्षों तक हम उनकी आवाज़ में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड का आंखों देखा हाल सुनते रहे हैं। वे इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत हैं, अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं और जहां तक बात है उनकी लेखनी की, तो जीमेल एक्सप्रेस में उन्होंने पुरुष वेश्यावृत्ति जैसे विषय को न सिर्फ उठाया है बल्कि उस दर्द के साथ पूरा इंसाफ भी किया है। काल की कोख से मैं ही तो हूँ, मैं तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ और सुरक्षित पंखों की उड़ान इनकी अन्य अनेक चर्चित किताबों में से कुछ एक हैं। मैं लौट जाना चाहती हूँ शब्दों की उन गलियों में जहाँ से कविताएं गुजरती हैं कहानियों की गलबहियाँ डाले। मेरी तमाम परेशानियों नाकामियों के विष को कंठस्थ कर लेने वाली नीलकंठ कलम मुझे रचने का सौंदर्य दे कि मैं स्याही से लिख सकूं उजली दुनिया के सफ़ेद अक्षर मुझे जज्ब कर, हे कलम मैं तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ। इसके अलावा वे छठे विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में शोध पत्र का पाठ कर चुकी हैं। आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा में पूर्व हिंदी उद्घोषक रह चुकी हैं। इंडियन एयरलाइंस कर्मियों की उद्घोषणा संबंधी जानकारी देने के लिए आयोजित वॉइस कल्चर ट्रेनिंग में फैकल्टी पर्सन हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखन से जुड़ी हिंदी की साहित्यिक पत्रिका अक्षरम संगोष्ठी की मानद सह संपादक हैं। तो आइए अलका सिन्हा के बारे में इस संक्षिप्त जानकारी के बाद अब सीधे जुड़ते हैं अलका सिन्हा से और शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। शब्द तो मुझे लगता है कि अवचेतन मन में जब मैंने शब्द पढ़ना भी नहीं सीखा था तब से आ चुके थे। शायद मन में मंत्र की तरह गूंज रहे थे और जब भी मुझे कोई दिक्कत हुई, जैसे थोड़ी थोड़ी चेतना जगने लगी, अपने बारे में समझने लगी। स्कूल में पढ़ती थी शायद मैं, उस समय कई बार ऐसी बातें होती हैं। देखिए, छोटा सा मन होता है बच्चे का मन, उस समय तो हर बच्चा जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, हर बात उसे बड़ी गंभीरता से लग जाती है। हम सोचते हैं बच्चा है क्या समझेगा, लेकिन बच्चा ही सबसे ज़्यादा समझता है और वहीं से उसकी एक दिशा तय हो जाती है कि उसे किसी बात को कितनी गंभीरता से लेना है। तो ऐसा नहीं था कि कुछ सोच समझ के मैंने तय किया था, लेकिन हाँ मुझे गाँव बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव जो है ना वो मेरे मन में कहीं भीतर तक रहा। मेरी दादी का घर जो था वो बिल्कुल ठेठ देहात था और उस समय हालांकि मेरी सारी परवरिश दिल्ली की है। मैं शायद 1 साल की थी जब हम लोग दिल्ली आ गए थे। स्कूल कॉलेज सारी पढ़ाई नौकरी शादी ब्याह सब यहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो थोड़ा सा गाँव गर्मियों की छुट्टियों में हमें मिलता था वो अपनी जड़ें पसारता रहा भीतर और उसने शायद अपने लिए शब्द तलाशे होंगे। तो होता यूँ था कि मैं वहाँ से लौट कर आती थी तो वहाँ के खेत खलिहान, खुली हुई हवा, आसमान, तारों से भरा हुआ आसमान, इनफैक्ट वो मुझे बड़ा लुभाता था और हमेशा मुझे खींचता था उस तरफ। तो एक बार जो मैं अगर अपनी पहली कविता की बात करूँ तो मैं अपने छत पर यूँ ही टहल रही थी और मैं आसमान में देख रही थी, चाँद खुला हुआ था और चाँद से मैं बात कर रही थी। तो मैंने जो पहली कविता लिखी थी, हालांकि वो कहीं छपी नहीं, उसको कहीं भेजा ही नहीं, उस समय इतनी समझ ही नहीं थी कि ये कविता है, लेकिन चाँद से मेरी बातचीत हो रही थी और मैं चाँद को कह रही थी कि हे चंद्र शशि निशाकर, रखी है कैसी चमक छुपाकर, निकाल कर बादलों से अपना मुखड़ा, मानो झांक रही हो कोई दुल्हन हटाकर घूंघटा, थिरक रही हो मंद गति से, लगता है जैसे चली हो मिलने सावरिया से, है चंचलता इतनी मुख में, मानो आई हो नवपरी गगन में, बार बार मेघों में छुपकर
हंसती हो जाने कितनी खुश होकर, हे चंद्र शशि निशाकर, रखी है कैसी चमक छुपाकर। बड़ी प्यारी सी याद दिला दी आपने दामिनी, क्योंकि जब मेरी पहली किताब छपी थी तो काल की कोख से, उसकी रचनाएं भी बड़ी अलग तरह की थीं और अपने आप से जूझती हुई, जो हमने सीखा देखा ज़िंदगी में, जो हमें आदर्श बताए गए, जो सिद्धांत बताए गए और व्यवहारिकता में जो चीज़ें थीं वो आपस में टकरा रही थीं, दोनों में तालमेल बैठ नहीं रहा था। तो उसकी जो टकराहट थी दरअसल वो उस कविता का स्वर थी, मूल स्वर, और उसमें शिकायतें ज़्यादा थीं, सवाल ज़्यादा थे और शायद एक्सेप्टेंस कम थी। तो जब मैं उस किताब को लेकर के गई, मुझे अभी भी याद है वाणी प्रकाशन में हम गए थे और वो अपने समय का मतलब आज भी शीर्षस्थ प्रकाशनों में से है, तो उन्होंने पहले तो यही कहा कि हम देखेंगे रखेंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बहुत किताबें हैं तो हमें समय लगेगा। मैंने उनसे कहा कि आप इसे पढ़ें, देखें और सीधे सीधे कह दें कि हमारे स्तर की नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास किताबों की भीड़ नहीं होगी तो और किसके पास होगी, हम आए इसीलिए। लेकिन हर लेखक एक पहला लेखक होता है, आप अगर उसको लेने की चुनौती स्वीकार करते हैं तब आप बड़े प्रकाशक हैं। और हर लेखक अपनी पहली रचना लेकर अगर किसी बड़े प्रकाशक के पास जाता है तो उसके लिए ये उसकी बड़ी चुनौती होती है। तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इस बात से ही कह दिया आप किताब रख जाइए, मैं छापूंगा। और बाद में उन्होंने मेरी किताब देखी, पढ़ी और बहुत ही खूबसूरती से छापी। उस पर एक तरफ भीतर में थोड़े से रेखांकन भी हैं, उसके ऊपर से इम्पोज करती हुई कविताएं हैं, बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसको निकाला। नहीं, प्रेरणा नहीं कह सकती मैं, शायद इसके पीछे हमारे आसपास का वातावरण होता है। मतलब हम वो रोबोट टाइप नहीं होते कि जो हो रहा है उसे वैसे का वैसा स्वीकार कर लें। हम जानना चाहते हैं कि वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब अक्सर मुझे ये रहा है कि जैसे हम फिल्म भी देखते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि मेन रोल में जो होता है, जो केंद्रीय पात्र होता है, उसको तो सभी देख रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ साइड कैरेक्टर्स में होते हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, मेरी निगाह उस पर ज़्यादा जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नहीं आ पाया केंद्र में, वो कौन था, वो क्यों नहीं आ पाया केंद्र में, क्या बात रह गई, और या फिर वो जो कि एक नेगेटिव रोल के साथ खड़ा होता है, वो क्यों हो गया नेगेटिव, वो ऐसा क्यों नहीं बन पाया जैसा हीरो था। तो मेरे मन में ये मतलब मुझे दूसरी तरफ से देखना, शायद पता नहीं क्यों यह दृष्टि है, लेकिन ऐसी दृष्टि है मेरे भीतर कि मैं चाहती हूँ कि जो सामने दिख रहा है मैं वहाँ ना देख करके उसके पीछे क्या है उसे देखने की कोशिश करती हूँ। और आपने सही कहा कि सुरक्षित पंखों की उड़ान, इसके पीछे तो बात यूँ थी कि मैंने एक लंबे समय तक इस विभाग में काम किया था और मैं बार बार ये देखती थी, बड़ी उन दिनों बहुत हाईजैक हो रहे थे और बड़ा कठिन दौर था। मैं उसमें नौकरी करती थी, तो मैं नौकरी करके आती थी और जब तक मेरी मतलब ड्यूटी तो पूरी होती थी, उस समय तो एक रहती थी घबराहट या एक तरह का एंग्जाइटी कि सभी मेरे साथी जो यात्री जो जा रहे हैं सुरक्षित लैंड हो जाएं। लेकिन उसके बाद भी जब मैं आती थी ड्यूटी करने के बाद और घर आकर के मैं एक बार न्यूज़ ज़रूर सुन लेती थी कि भाई सब सही रहा ना, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आती थी कि फलाना हाईजैक हो गया, वहाँ बम विस्फोट हो गया। तो ये चीज़ें मुझे इतना तंग करती थी और उसमें उससे भी ज़्यादा मुझे ये तंग करती थी कि देखिए हमने कोई कवच तो पहना नहीं है, खाकी वर्दी ही तो पहनी है ना, और वो पहन करके हम उस जगह पहुँचते हैं जहाँ से हम कहते हैं आप सब हट जाइए। जब हमें पता लगता है यहाँ कोई लावारिस सामान है तो हम सबको कहते हैं आप हट जाइए, दूर दूर चले जाइए, जगह को खाली कर दीजिए, और वहाँ हम चले जाते हैं। तो हमने कौन सा कवच कुंडल पहन करके जन्म लिया है। अगर ऐसी स्थिति में भी कि जब हमारे साथी जान की बाजी लगा करके आपकी हिफाजत कर रहे हैं और हमारे जो सहयात्री हैं जो वहाँ जो विमान में ट्रैवल करेंगे, हम नहीं ट्रैवल कर रहे, ट्रैवल वो कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और वो हमारी सुरक्षा जाँच को ऐसे देखते हैं जैसे हम पता नहीं उनको हैरेस कर रहे हैं। तो इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो सारे चेक पॉइंट्स जिन पे उनको आपत्ति हो जाती है और वो हम नहीं चाहते दिखाना, भाई ये आपका बैग खोल दीजिए, वो कहते हैं ये तो आईपीएस अधिकारी का बैग है। अरे भाई, तो क्या उसकी जान प्यारी नहीं है उसे? और क्या वो मेरे लिए बम रख के जाता है? बम तो ऐसे ही लोगों के लिए रख के जाता है जो इम्पोर्टेंट हैं इस सोसाइटी के लिए। यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, मैं इसलिए आपकी जाँच थॉरली करना चाहती हूँ, आप उसको अदरवाइज़ ले रहे हैं। तो मैंने इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को पब्लिक समझ सके इस तरह से कहानी की शेप दे करके सुरक्षित पंखों की उड़ान में रखा, और जो अलग तरीके से रिकग्नाइज़ भी की गई।
कहानियों की दुनिया में इतनी की गई चाहे नहीं, लेकिन हाँ समाज में तो ज़रूर की गई। चुनाव तो हम करने की स्थिति में नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे देश में इतनी सुविधा तो नहीं है कि मैं चुन के कोई चीज़ हासिल करूं, और शायद लड़कियों के लिए तो ख़ास करके इतना खुला आकाश नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ इस तरह के काम में जाऊं जो कि हटकर मुझे कुछ अलग नया करने का मिले और जो चुनौती से भरा हो, ये मुझे पसंद आता था। लेकिन ऐसा बाई चांस ही हुआ, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने चुनकर इसे उठाया था। इंडियन एयरलाइंस में इसकी वैकेंसी निकली थी सुरक्षा विभाग में, और लड़कियों को लिए जाने की एक तरह की एक्सपेरिमेंट था उनका, क्योंकि ऐसा कई बार होता था कि कोई लेडी पैसेंजर ऐसी आ जाती थी कि आपको उसकी जांच करनी है और लेडीज़ हैं नहीं। तो हम लोग एक तौर से एक्सपेरिमेंट पर रखी गई थी। शुरुआती कुछ 3-4 लड़कियां हम थीं जिनको शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान रखा गया, और इसलिए मैं आपसे कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस तरह से भी बन गई कि अगर हम सफल होंगी तो और लड़कियां रखी जाएंगी, नहीं हुई तो लड़के ही रखे जा रहे थे। इसमें मेल ही होते थे, फीमेल तो रखी नहीं जाती थी, और शिफ्ट की नौकरी थी और इस तरह का जोखिम भरा काम था, तो बहुत मुश्किल तो थी ही, तो रोज़ उससे जूझना होता था। देखिए, ये सचमुच में मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता है कि मैं जब भी कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो इस बात को नहीं छोड़ सकते। ये मेरा एक बहुत, ये मेरी उपलब्धि है सचमुच में, मैंने कुछ कमाया है। तो बस यूँ ही हुआ कि मैं कविताएं पढ़ती थी और मुझसे कहा गया कि जब आपके पास इतने अच्छे शब्द हैं, आपके पास भाषा का प्रवाह है, तो यही तो चाहिए हमें आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, तो आप 26 जनवरी के परेड का आंखों देखा हाल सुनाइए। अब ये सुनकर मेरे तो तरंग सी उठी बिल्कुल ही, क्योंकि हम तो ज़रूर सुनते आए थे, लेकिन वहाँ कौन कोई बोलता होगा और वो कोई इंसान होगा, ये कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और वो मौका मुझे मिला था। तो मुझे याद है कि उस समय मैं लखनऊ में थी और लखनऊ में सर्वभाषा कवि सम्मेलन में हिस्सा ले रही थी। तो वहाँ मैंने बंगला कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया था और वहीं ये बात हुई थी रास्ते में आते हुए। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि हाँ, मैं करना चाहूँगी इसे। तो जब मैंने देखा और जब वो परेड पहली बार, तो हमने बताऊं कि हमें एक किताब जैसी दी जाती है जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से तैयार करके, उसमें सारी जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, भाई कौन सा टैंक है, कब का है, कहाँ तक उसकी मारक क्षमता क्या, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। किस व्यक्ति को कौन सा सम्मान कब मिला है, क्या, ये सब चीज़ें हमें लिखित मिलती हैं। तो बहुत गुंजाइश नहीं होती कि आप अपने मन का बोलें, और एक के पीछे एक टुकड़ी आ रही होती है, तो आपके पास इतना स्पेस नहीं होता है, और आप अकेले नहीं होते, आपके साथ दूसरे भी कमेंटेटर्स होते हैं, आपको उनको भी स्पेस देना होता है। तो वो बड़ी, मतलब एक अलग तरह की चुनौती थी। अब क्या है ना कि आप सीधे एयर पे, या आप सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं और आपके सामने एक दल जा रहा है, जत्था जा रहा है, और आप उसके पीछे के इतिहास के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो जो सारा का सारा आपके भीतर एक जीवंत हो उठता है ना, वो समय, अब जब आप बता रहे हैं कि फलाना युद्ध में इन्होंने इस तरह से हिस्सा लिया था और ये किया था, अब वो सारी चीज़ें आपको लिखित में मिली हैं। लेकिन ये अब एक कमेंटेटर पे फ़र्क पड़ता है कि आप उसको हुबहू पढ़ते हैं या आप उसकी चीज़ों को आत्मसात करके और फिर आप उसे जनता से बात करते हुए कहते हैं। उसकी भी एक घटना मैं बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो राजपथ पे बैठी थी मैं और कमेंट्री बॉक्स के आगे पब्लिक बैठी हुई थी। तो हुआ यूँ कि जब हमारे राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो उस समय वो मेरे आगे जो आम लोगों की भीड़ थी वो खड़े हो गए। अब वो खड़े हो गए तो पुलिस वालों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, उनको तो एक एक गतिविधि बड़ी सेंसिटिव मालूम पड़ती है। तो उन्होंने एकदम से उनको डंडे मार के बिठाने की कोशिश की। बच्चों ने कहा नहीं, हमारा राष्ट्रगान है, हम तो खड़े रहेंगे। और उसने मेरे भीतर जो उल्लास भर दिया, उसको देख करके मुझे लगा कि मैं सही लोगों के बीच में बात कर रही हूँ। मेरी बात उन तक पहुँची। वो बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे जो आगे आगे बैठे हुए थे, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने उनको कहा अपनी कमेंट्री में कि आप इनको अगर बिठाना चाहेंगे तो आप उनके भीतर की भावना को बिठाना चाह रहे हैं, मत बिठाइए। और फिर मैंने उनकी भी तारीफ़ की कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन इनकी भावना को दरकिनार कर दिया तो फिर क्या मना रहे हो, कैसी 26 जनवरी मना रहे हो तुम भाई। तो मेरे कहने का थोड़ा, मतलब मुझे नहीं मालूम, वो अतिशयोक्ति भी हो सकती है, मेरा अतिक्रमण भी हो सकता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी अपनी जगह थी। मगर मुझे लगा कि नहीं, ये उनका सहज स्वाभाविक एक रिएक्शन था कि राष्ट्रगान की धुन बज रही है, हम कैसे बैठ सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सी चीज़ें हुई, पर यह घटना मुझे आज भी ना एकदम स्पंदित कर देती है अंदर।
कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म में नहीं हो पाएगा। बहुत सी फाइलें हैं, अधूरी पड़ी हुई हैं, पेंडिंग हैं। लेकिन दो बातें कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैं हड़बड़ी में नहीं कर सकती। मुझे मालूम है ज़िंदगी छोटी है, काम बहुत सारे हैं, बड़े सारे कंपार्टमेंट्स हैं। हम एक दूसरे में दखल नहीं देते। जब मैं एक माँ बन के अपने बच्चों के साथ बैठी होती हूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो तो आएंगी, क्योंकि जब मैं लेखिका हूँ तो भी मैं वही अलका हूँ, और जब मैं माँ हूँ तो भी मैं वही अलका हूँ, जब मैं ऑफिस में ड्यूटी परफॉर्म कर रही हूँ तो भी मैं वही अलका हूँ। लेकिन उन सब का आपस में एक मिश्रण तो है, मगर वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ दखल अंदाजी नहीं करते। तो जब मैं किसी एक रोल में होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी रोल में रहूँ और उधर से इधर को जाने की कोशिश ना करूँ। और ये सच है कि समय की बहुत कमी है, और इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि ये जो छोटी छोटी सी पार्टी पॉलिटिक्स और ये वो होती हैं, उसमें जब लोग अपने आप को ज़ाया करते हैं, जो कि आज के समय की एक बहुत बड़ी विसंगति है, आप उससे बच नहीं सकते। आप न भी करें तो उसका शिकार तो बनते ही हैं। तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती है कि आप उससे अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि आपको अपना समय, बहुत सार्थक समय निकालना है। और वो जब आप सूप को फटकें तो उसमें से इतना भूसा ना निकले कि चावल ही कम रह जाए। तो चावल आपके पास ज़्यादा आएँ, आपके हिस्से में आएँ, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सार्थक इस्तेमाल करें समय का। और ये तो सच है कि जो कुछ मैंने अपने दिमाग में सोच रखा है करने का, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कागज़ पर ही लिखना चाहती हूँ, मैं सचमुच में भी करना चाहती हूँ। जैसा अभी आपने देखा भी कि मेरी इच्छा है और मैं ऐसा करती हूँ कि कई बार ऐसे मौके आए, या जीमेल एक्सप्रेस की ही बात ले लें, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये समाज को बताना ज़रूरी है तो बताना ज़रूरी है, अब चाहे मेरी अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती हो। तो वो चीज़ें अगर आप एक्सेप्ट करके चलते हैं तो आपको समय की कमी तो होती है। जितना हो सके आप उसे अनुशासित कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बांध लीजिए। हालांकि लिखना कभी भी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता, तो उसके साथ आपको करना पड़ेगा, जो भी रिलैक्सेशन देना है वो देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि ये एक जन्म की बात नहीं है, इसलिए मैं मोक्ष नहीं मांगती। मोक्ष के लिए मैं बिल्कुल कामना नहीं करती। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जिस तरह मैं कहानी के किरदार गढ़ती हूँ, एक भी किरदार बेमतलब का नहीं होता है। उसने जो किरदार गढ़े हैं उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो कभी भी फालतू किरदार नहीं गढ़ सकता। मुझसे कुछ तो ख़ास अपेक्षित होगा उसको, और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही जन्म में उसे पूरा कर दूँ। तो कोई बात नहीं, मैं और जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, मैं और कहानियों का किरदार बनने के लिए तैयार हूँ, प्रस्तुत हूँ। पर मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, उस मुकाम तक पहुँचना चाहती हूँ जिस इरादे से उसने मुझे यहाँ भेजा है। कि अपने मान अपमान से परे, अपने संघर्ष अपनी पहचान से परे, नाभि से ब्रह्मांड तक गुंजरित शब्द का अनहद नाद होना चाहती हूँ। मुझे स्वीकार कर हे कंठ, मैं गुंजरित राग होना चाहती हूँ, मैं गुंजरित राग होना चाहती हूँ। तो ये थी हमारी आज की गेस्ट अलका सिन्हा से खास मुलाकात। इसी तरह की एक और शख्सियत के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। और इस वीडियो को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं, अलका जी की कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया, या आप उनके बारे में और क्या जानना चाहते थे, ये हमें बताइएगा अपने कमेंट के ज़रिए। साथ ही इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।